नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस डांगरा आपका स्वागत करता हूं सोल्व के इस वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और आसान विधि के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रश्नावली 1.2। यदि आपने प्रश्नावली 1.1 का वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर चेक कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स समझेंगे। पहला है अभाज्य संख्याएं। देखिए, ये 12/18, इसको हम काट सकते हैं। काटिए इसको, कौन से पार्ट से कटेगा? 2 से काटते हैं तो 2 का पड़ा इतनी बार बोलिए कि 12 है, 2 छंग 12। इसी प्रकार 2 से 18 को काटिए, 2 का पड़ा इतनी बार बोलिए कि 18 है, तो 2 नमकी 18, कितना आ गया? 6/9। क्या 6/9 को और आगे काट सकते हैं? किसी पहाड़े में 6/9 आते हैं क्या? 6 और 9 दोनों आते हैं क्या? तो हाँ, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब कितना बचा? 2/3। क्या 2/3 को और किसी पहाड़े से कट सकता है? ये 2/3 नहीं कट सकता। तो ये 2 और 3 कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनको और अधिक नहीं काट सकते। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, गुणनखंड न हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे यहां पर थी 12 और 18। क्या 12 और 18 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ न कुछ है। जैसे हमने इसको 2 से विभाजित किया तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 2। 2 से 12 भी कट रहा है और 2 से 18 भी कट रहा है, तो ये 12 और 18 अभाज्य संख्या नहीं है। आगे हमने 6 और 9 को देखी। क्या 6 और 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रही है, तो 3 से कट रही है। 3 से 6 भी कट रहा है और 3 से 9 भी कट रहा है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 3। अब आगे कितना है? 2/3। क्या 2/3 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? एक के अलावा? एक से तो दोनों कट जाएगी, पर जब हम इसको 1 से काटेंगे तो वापस होके वही संख्या रहेगी। तो ये 2 और 3 को और आगे नहीं काट सकते। तो ये 2 और 3 कैसी संख्या है? ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है। और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे 3 और 4, 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1। तो ये दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 9 और 10, 9 और 10 देखो, 9 और 10 कैसी संख्या है? क्या इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिससे ये दोनों कट सकती है? एक के अलावा नहीं है। तो ये दोनों भी कैसी संख्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है। 5 और 6, क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनका
एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अगला नोट है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां ये P और Q पूर्णांक है तथा परंतु Q बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। परिमेय संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, परंतु Q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण, 3/4, 5/8, 9/10। तो ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें P और ये Q ये क्या है? पूर्णांक है, और नीचे Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला नोट देखते हैं। यदि P का वर्ग A से विभाजित होता है तो P भी A से विभाजित होगा। जहां P एक धनात्मक पूर्णांक है और A एक अभाज्य संख्या है। उदाहरण देखते हैं। देखिए, 25 का वर्ग यहां लिखा 5, तो 25 का वर्ग 5 से विभाजित होगा। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 625 को 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 125। ठीक है। अब यहां से जब हम वर्ग हटाते हैं तो कितना? 25। 25 भी किससे विभाजित होगा? 5 से। कितना आएगा? 5। एक और लेते हैं, 8 का वर्ग किससे विभाजित होगा? 2 से, क्योंकि 2 कैसे, यहां पर कौन सी संख्या लेना है हमको? अभाज्य संख्या। तो 8 का वर्ग कितना? 64। 64 किससे विभाजित होगा? 2 से। कितना आएगा? 32। 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर यहां से वर्ग हटा दें तो कितना आएगा? 8। 8 किससे विभाजित होगा? 2 से। कितना आएगा? 4। ठीक है।
तीनों नोट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब सवाल पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो प्रश्न है बहुत ही IMP प्रश्न है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब सिद्ध करना है, इसलिए इसमें लिखेंगे प्रमाण। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम एक विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। अब विरोधाभास विधि क्या होती है, जैसे मान लो, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि हमें सिद्ध करना है कि 5 एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है। विरोध स्वरूप हम मान लेते हैं कि 5 एक सम संख्या है। क्या मान लिया हमने कि 5 एक सम संख्या है। अब हम जानते हैं कि जो सम संख्या होती है उसे यदि 2 से विभाजित करें तो उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1। तो यहाँ तो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। अगर ये सम संख्या होती तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती और शेषफल 0 बचना चाहिए था, पर यहाँ तो शेषफल कितना आ गया 1, जो कि गलत है। अतः हमारी यह मान्यता कि 5 एक सम संख्या है, यह मान्यता गलत है। तो हम फिर मान लेंगे कि 5 एक विषम संख्या है। हमारी मान्यता गलत है और 5 एक विषम संख्या है, यही सिद्ध हो गया। इसे कहते हैं विरोधाभास विधि। अब इस सवाल को भी हम विरोधाभास विधि से हल करेंगे। विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। P और Q सअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये P और Q दोनों केवल एक से ही विभाजित होगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ये दोनों विभाजित नहीं होगी। और Q बराबर नहीं किसके, 0 के, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब Q का इधर गुणा कर देते हैं। √5Q बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। √5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब √5 का वर्ग कितना होता है 5, वर्ग से अंडर हट जाता है तो कितना आएगा 5। तो ये तो हो गया 5 और साथ में Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब 5 को P के बटे में ले जाते हैं तो Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 5। ये हो गई समीकरण 1। अब यहां ध्यान से देखिए, P वर्ग को 5 से विभाजित करने पर कितना आ रहा है Q वर्ग। इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P की घात 2 5 से विभाजित होता है। अब P की घात 2 5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा।
P भी 5 से विभाजित होगा। यह हो गई समीकरण ए। अब जब P 5 से विभाजित होगा, ये P जब 5 से विभाजित होगा तो कुछ न कुछ भागफल आएगा, माना कि वो भागफल R है, ये हम मान लेते हैं। 5 का गुणा R में कर देते हैं, तो P बराबर 5R। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा P वर्ग बराबर 5R का वर्ग बराबर हो गया P वर्ग 5 का वर्ग कितना 25 R वर्ग। समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 है इसमें P की घात 2 बराबर 25 R की घात 2 रखने पर रख देते हैं। यहाँ कितना है Q की घात 2 बराबर P की घात 2, P की घात 2 की जगह कितना रख दें 25 R की घात 2 बटे में 5 से 25 को काट देते हैं, 5 एकम 5 पचम 25। अब देखिए यहां कितना आया Q की घात 2 बराबर 5 R की घात 2। अब 5 को Q के बटे में ले जाते हैं, Q की घात 2 बटे 5 बराबर R की घात 2। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि Q की घात 2 5 से विभाजित होगा, Q की घात 2 5 से विभाजित होगा। जब Q की घात 2 5 से विभाजित होगा तो Q भी 5 से विभाजित होगा, Q भी 5 से विभाजित होगा। यह हो गई समीकरण बी। अब समीकरण ए और बी को देखिए, यह समीकरण ए है और यह समीकरण बी है। यहां पर क्या लिखा है P 5 से विभाजित होगा और यहां पर लिखा है Q भी 5 से विभाजित होगा, मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। समीकरण ए और बी से P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं। अब P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? हमने यहां शुरू में क्या माना था कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या है तो इनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, पर यहां पर तो आया कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। इसका मतलब है P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5, जो कि गलत है। अब ये गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर गलत मान लिया था। क्या गलत मान लिया था? √5 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत मान लिया था। क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है, जो कि गलत है। क्यों गलत है यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि P और Q
स अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए गलत। अतः हमारी यह मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः हमारी यह मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं जो उदाहरण में है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सिद्ध करते हैं। अब सिद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे? प्रमाण। विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि √2 क्या मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है √2, तो ये किस रूप में होगी? √2, इसलिए √2 किस रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। और ये Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या मान ली तो √2 P/Q के रूप में रहेगी, जहां P और Q दोनों सअभाज्य संख्या है। मतलब इनका एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, केवल एक से ही विभाजित होंगे। अब Q का गुणा √2 में कर देते हैं, तो यहां हो गया √2Q बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। √2Q की घात 2 बराबर P की घात 2। अब √2 का वर्ग कितना होगा? बराबर 2। √ से वर्ग हट जाएगा, तो यहां पर हो गया 2Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। 2 को P के बटे में ले जाते हैं, तो Q का वर्ग कितना? P का वर्ग बटे 2। अब यहां से देखो क्या समझ में आ रहा है? P का वर्ग 2 से विभाजित है, जब P का वर्ग 2 से विभाजित होगा तो P भी 2 से विभाजित होगा। हमने नोट में पढ़ा है, P भी 2 से विभाजित होगा।
इसे देते हैं समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 1। जब P 2 से विभाजित होगा, ये P को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो कुछ न कुछ भागफल आएगा। मान लो कि वो भागफल कितना है, R। ये हम मान लेते हैं, माना 2 का R में गुणा करते हैं, P बराबर 2R। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, P का वर्ग 2, R का वर्ग, P का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, R का वर्ग। समीकरण 1 में ये जो समीकरण है 1, यहाँ पर P वर्ग, तो P वर्ग की जगह कितना रख देंगे, 4R की घात 2, यहाँ पर 4R की घात 2 रख देंगे। समीकरण 1 में P की घात 2 बराबर 4R की घात 2 रखने पर यहां पर कितना है, Q की घात 2, P की घात 2 की जगह कितना रख दें, 4R की घात 2 बटे में कितना 2, 2 से 4 को काट देते हैं, 2 दूनी 4, कितना बचा 2 की Q की घात 2 बराबर 2 R की घात 2। अब 2 को Q के बटे में ले जाते हैं, Q वर्ग के बटे में, तो ये हो जाएगा Q की घात 2 बटे 2 बराबर R की घात 2। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि Q की घात 2 से विभाजित है। Q की घात 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। अब यहां पर देखिए, ये हो गई समीकरण B। अब यहां पर देखिए समीकरण A और समीकरण B को ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा है P भी 2 से विभाजित होगा, यहां पर लिखा है Q भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब P और Q दोनों 2 से विभाजित होंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण A और B से, समीकरण A और B से P और Q दोनों 2 से विभाजित होंगे। अब P और Q दोनों 2 से विभाजित होंगे, पर यहाँ तो हमने माना है कि P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या है, ये एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकते, पर यहाँ तो आ रहा है P और Q दोनों 2 से विभाजित होंगे। यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि P और Q सहअभाज्य है, अतः हमारी यह मान्यता कि √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः
अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। अब उदाहरण का अगला सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है तो यहां हम लिखेंगे प्रमाण। विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। अब अंडर 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो इसलिए अंडर 3 जब एक परिमेय संख्या है तो ये p बटे क्यू के रूप में होगी। p बटे क्यू के रूप में होगी, जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। और Q, ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने अंडर 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या है इसलिए ये P बटे Q के रूप में होगी, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब P और Q दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और वो होगा केवल एक, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों का नहीं हो सकता है। अब Q का अंडर 3 में गुणा करते हैं, ये हो जाएगा अंडर 3Q बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर 3Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब अंडर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, Q का वर्ग हो जाएगा Q वर्ग, और P का वर्ग ऐसा का ऐसा 3 P वर्ग के बटे में चले जाएगा, तो Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 3। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि P की घात 2 3 से विभाजित है। जब P की घात 2 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा, P भी 3 से विभाजित होगा। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 1। जब P 3 से विभाजित होगा, P 3 से विभाजित होगा तो कुछ न कुछ भागफल आएगा। मान लेते हैं कि वो भागफल R है, ये हमने मान लिया। 3 का गुणा R में करेंगे तो P बराबर 3R। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P का वर्ग बराबर 3R का वर्ग। ये P का वर्ग बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, R का वर्ग हो जाएगा R वर्ग। 9 को
पी के बटे में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक। समीकरण 1 में p की घात 2 बराबर 9 r वर्ग रखने पर, अब ये जो समीकरण 1 है इसमें p वर्ग की जगह कितना रख देंगे, 9 r की घात 2 रख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, q की घात 2 बराबर p की घात 2। अब p की घात 2 की जगह कितना रख दें, 9 r की घात 2 बटे 3। अब 3 से 9 को काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो q की घात 2 बराबर 3 r की घात 2, 3 q की घात 2 के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q की घात 2 बटे 3 बराबर r की घात 2। अब यहां से देखिए ये q की घात 2 3 से विभाजित होगा, q की घात 2 3 से विभाजित होगा, q की घात 2 3 से विभाजित है। अब q की घात 2 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। ये हो गई समीकरण बी। अब समीकरण ए और बी से देखिए, समीकरण ए में क्या है, p भी 3 से विभाजित होगा, समीकरण बी में क्या है, q भी 3 से विभाजित होगा। तो समीकरण ए और बी से, समीकरण ए और बी से p और q दोनों 3 से विभाजित होंगे। P और Q दोनों 3 से विभाजित होंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि P और Q को हमने क्या माना है, सह संख्या है। ये केवल एक से ही विभाजित हो सकती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। पर यहाँ तो आ रहा है कि P और Q दोनों 3 से विभाजित होंगे, यहाँ लिखेंगे जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि P और Q सह संख्या है। अतः हमारी यह मान्यता कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया है, यही सिद्ध करना था।
चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है इसलिए इसमें लिखेंगे प्रमाण। विरोधाभास। विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या। ये हमने मान लिया। जब 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगी, तो इसलिए 3 धन 2√5 बराबर p/q, जहां p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है मतलब इनका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और Q बराबर नहीं किसके, 0। ठीक है, अब 3 को हम इधर से उधर ले जाते हैं, तो इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो यहाँ कितना बचेगा, 2√5 बराबर p/q। ये 3 इधर से उधर गया तो ऋण का होगा। अब 2√5 बराबर, यहाँ लघुत्तम लेके हल करते हैं तो यहाँ आएगा q, p, q का 3 में गुणा तो p ऋण 3q। अब 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में मतलब बटे में चले जाएगा, तो यहाँ कितना, √5 बराबर p ऋण 3q बटे में 2q। अब हम जानते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। बराबर इधर ये परिमेय संख्या था। अब परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो भी तो परिमेय संख्या रहेगी, तो इधर तो अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या पर। यहाँ तो बराबर आ रहा है तो जो कि गलत है, तो यहाँ लिख देंगे जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी यह मान्यता कि 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। इसमें 3 सवाल दिए हैं। पहला है 1/√2, दूसरा है 7/5, तीसरा है 6/√2। तो हम इसे एक एक करके हल करते हैं। पहला यहाँ लिखेंगे प्रमाण किसका? पहले का 1/√2। विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि क्या मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है 1/√2 पर अपरिमेय संख्या, पर विरोधाभास में हम मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 किस रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। और Q बराबर नहीं है 0 के, ये Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इनको पलट लेते हैं। √2 को ऊपर ले जाते हैं और 1 को नीचे। इधर भी Q ऊपर चले आएगा और P नीचे। अब इधर देखिए √2 बराबर Q/P। अब ये Q/P एक परिमेय संख्या है, पर हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इधर क्या आ रहा? अपरिमेय संख्या। इसके बराबर आ रही है, परिमेय संख्या के बराबर। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए यहां लिख देंगे जो कि गलत है। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर आ गई, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो यहाँ पर माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता गलत है। तो हम यहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और लिखते हैं, अतः हमारी यह मान्यता कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। आप दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 7/5 विरोधाभास में
हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो ये P/Q के रूप में रहेगी। तो 7, इसलिए 7√5 बराबर P/Q, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। और ये जो Q है ये बराबर नहीं किसके, 0 के। अब 7 यहाँ पर गुणा में √5 के साथ, तो 7 को Q के साथ नीचे ले जाते हैं, इधर गुणा में तो नीचे भाग में चले आएगा, तो इधर बचा √5 बराबर P/7Q। अब इधर देखो √5 कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अपरिमेय संख्या बराबर आ गई। ये वाली संख्या कैसी है, ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, इधर आ गई परिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ गई, परिमेय संख्या, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। यहां लिखेंगे जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे अतः हमारी यह मान्यता कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमारी मान्यता कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, ये मान्यता हमारी गलत है। इसलिए अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सवाल नंबर 3। यहां लिखेंगे प्रमाण 3 का 6 √2। हमें सिद्ध करना है कि 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि विरोधाभास में हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं कि 6 एक परिमेय संख्या है, कि 6 एक परिमेय संख्या है।
जब 6 धन अंडर 2 एक परिमेय संख्या है तो ये p बटे q के रूप में होगी, यहाँ लिखेंगे। इसलिए 6 धन अंडर 2 बराबर p बटे q, जहां p और q सह-अभाज्य संख्या है। और ये q 0 के बराबर नहीं है, और q बराबर नहीं है किसके, 0। अब 6 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, इधर बचेगा केवल अंडर 2। तो p बटे q ऋण 6। अब ये अंडर 2 कैसी संख्या हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये अपरिमेय संख्या है। बराबर ये p बटे q एक परिमेय संख्या था, और इसमें से 6 घटाएंगे तो भी ये परिमेय संख्या ही रहेगी, तो इधर होगी परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ गई, जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, अतः यह गलत है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी मान्यता कि 6 धन अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। गलत है। अतः 6 धन अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गए। इसके सारे सवाल हमने बहुत ही आसान विधि से कर लिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।